आज हमने टॉपिक लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो एग्जैक्टली ये क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टॉपिक है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो ये केमिस्ट्री रिलेटेड हम कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी हम चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि जो आपको आने वाले दिनों में सीईटी और इसमें मदद करेगी। सीईटी एंड आपको ये मदद करेगी जेई वगैरह एग्ज़ाम में। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड बहुत सारे आपको इसमें नाम पहले याद रखना है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नाम में ही एसिड है तो ये एसिड ही है। जिसके भी नाम में एसिड है तो ये एसिड ही हो गया, मान लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद है H3BO3 यानी बोरिक एसिड, उसके बाद है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड जहाँ लिखा है तो ये आपको बेस है, याद रखना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है। कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये क्या है? सॉल्ट है। उसके बाद K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, तो ये भी क्या है? सॉल्ट है। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। उसके बाद है NH4 ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है। तो कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड होते हैं कि जिसमें H+ एज ए बेसिक रेडिकल होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम एसिड कह सकते हैं। तो अगर कोई भी एसिड है कि नहीं, इसके एग्जैक्टली सिंपल अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन है तो कैसे कर सकते हैं कि उसमें अगर H+ है आयन, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो क्या है? तो वो एक एसिड है। अगर हम बेसेस की बात करें तो बेसेस क्या है? तो बेसेस ऐसे कंपाउंड है कि जिनमें OH माइनस आयन जो है वो एक एसिडिक रेडिकल उनमें पाया जाता है, तो उनको बेसेस ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके एग्जांपल क्या है? NaOH है, उसके बाद KOH है, उसके बाद CaOH ट्वाइस है। तो ये क्या हो गए? तो ये एग्जैक्टली इसमें देखिए, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ 2 OH है, तो ये बेसेस हो गए। तो सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट ऐसे आयोनिक कंपाउंड है कि जिनमें बेसिक रेडिकल अदर देन H+ होते हैं और जिसमें एसिडिक रेडिकल अदर देन OH माइनस होते हैं। ऐसे सारे आयोनिक कंपाउंड की जिसमें H+ एंड OH माइनस रेडिकल छोड़कर जो भी है कंपोनेंट, तो उसको सॉल्ट ऐसे कहा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl। तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, जो हम घर में नमक खाते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड है। और एग्जैक्टली जब भी वो पानी में डिसोसिएट हो जाता है तो क्या हो जाता है? Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। आयोनिक कंपाउंड क्या है? तो आयोनिक कंपाउंड के बाद एग्जैक्टली 2 कॉन्स्टिट्यूएंट ये रहते हैं पार्ट। तो एक रहता है पार्ट कटायन, यानी वो पॉजिटिव आयन होता है, उसको बेसिक रेडिकल ऐसे भी हम कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट होता है एनायन, जिसको हम निगेटिव आयन ऐसे भी कह सकते हैं, और या उसको एसिडिक रेडिकल ऐसे भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें, तो फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें, तो NaCl में जब टूटेगा पानी में जाके तो Na+ बन जाएगा और एक Cl- हो जाएगा। तो ये जो है पॉजिटिव पार्ट, तो इसको हम कटायन कहेंगे। जो निगेटिव Cl- इसको क्या कहेंगे? एनायन। जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कटायन और एनायन के बीच में, क्योंकि कटायन क्या होता है? कटायन पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनायन निगेटिव चार्ज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से जो भी कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग बनता है, वो आसानी से आप उसको तोड़ नहीं सकते उसके केमिकल बॉन्ड को। तो वन दे फॉर्म दे डू हैव अ वेरी हाई स्टेबिलिटी। तो यानी कि NaCl अगर जब कभी बन जाएगा तो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सोडियम जो है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो पहले शेल में सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सोडियम ये इलेक्ट्रॉन हटा देगा, यानी कि डोनेट कर देगा इसको, क्लोरीन को, तो ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और Na+ में कन्वर्ट होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 280। वैसे ही अगर क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर उसका होता है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है तो क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जो सोडियम है पॉजिटिव है तो ये क्या कटायन बन गया। वैसे ही जो क्लोरीन है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो गया? एनायन बन गया। तो वो करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एक कटायन हो गया, ये एनायन हो गया, और दोनों जब जुड़ेंगे तो एक आयनिक कंपाउंड अपने आप फॉर्म हो जाएगा कि जो बहुत स्टेबल भी रहेगा।
जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली तो वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो पानी में जैसे डालते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और एग्जैक्टली क्या हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इनमें क्या हो जाता है कि डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कैटायन और एनायन के फॉर्म में वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें आयोनिक कंपाउंड की तो स्ट्रांगली अटैच टू ईच अदर होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कैटायन और एनायन के बीच में। वैसे ही अगर हम एक्वेस मीडियम में बात करें यानी कि पानी में अगर देखें तो डिसोसिएट हो जाता है कि किसमें, तो कैटायन यानी पॉजिटिव पार्ट, कैटायन यानी पॉजिटिव और एनायन यानी निगेटिव। तो ये निगेटिव में ये ऐसे कैटायन और एनायन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं जब भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड है अगर उसको हम पानी में डिसॉल्व कर दे तब। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अरेनियस सर थे, तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने थ्योरी दिया था एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए इन 1887 में। तो एज पर देम एक्चुअली उनके थ्योरी के अनुसार एक्चुअली एसिड क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जब डिजॉल्व हो जाते हैं तो H+ आयन देते हैं और H+ आयन ये ओनली उनका कैटायन रहता है, यानी कि ये छोड़कर उनके पास दूसरा कोई कैटायन नहीं रहेगा। तो उनको क्या कहते हैं, तो अरेनियस एसिड कह सकते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की गैस की बात करें, जब उसको पानी में हम डिजॉल्व करेंगे तो पानी में टूटे कैसे, ये HCl कैसे टूटेगा, H+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। वैसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की बात करें, अगर जैसे उसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये H+ में एंड HSO4- में और आगे जाके HSO4- जो है एक्वस आयन, तो वो पानी में जाके और क्या हो जाएगा, H+ और SO4 में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमें क्या मिला है, यहाँ है H+ मिला है, यहाँ 2 H+ मिले, यहाँ हमें 2 H+ मिले और यहाँ HCl के केस में हमें 1 HCl मिला। हाँ, वैसे ही अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या है, द सब्सटेंसेज विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव राइज टू द OH- आयन एज द एनायन। यानी कि जब भी ऐसे सब्सटेंसेस जब पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं कि जो पानी में जाने के बाद सिर्फ OH- एज अ एनायन देते हैं, तो वो सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं हम, बेसिस ऐसे कह सकते हैं। तो बेसिस का हम एग्जांपल देखेंगे। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो ये NH3 का नाम अमोनिया है, Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड है, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। तो अमोनिया की रिएक्शन अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो NH4 यानी अमोनियम आयन बन जाएगा ये, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम ऑक्साइड की अगर रिएक्शन हम पानी के साथ करते तो हमें सोडियम आयन मिल जाएगा एंड प्लस हमें कैटायन मिल जाएगा एंड OH हाइड्रोक्साइड आयन OH- 2 OH- मिल जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम पानी के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Ca2+ आयन मिल जाएगा जो कैटायन है एंड दो आयन मिलेंगे OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमें 2 मिलेंगे, 2 निगेटिव एनायन में, दो निगेटिव जो ये आयन है यानी एनायन वो हमें मिलेंगे इस केमिकल रिएक्शन में। तो एग्जैक्टली जहाँ जहाँ अलग अलग नाम आ रहे हैं तो आपको वो केमिकल नाम आपको याद रखना है, NH3 अमोनिया, Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसका मतलब क्या है कि एसिड क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वैसे ही बेसिस 2 प्रकार के होते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है कि जब भी पानी में हम उनको डालते हैं तो कम्प्लीटली वो डिसोसिएट हो जाते हैं और उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम H+ आयन आसानी से उनमें वी कैन गेट मेजॉरिटी ऑफ द H+ आयन्स। एंड उसमें क्या होता है कि एक्चुअली H+ आयन को ही हम क्या कह सकते हैं, तो एसिडिक रेडिकल हम कैसे कह सकते हैं एंड द कंसर्न एसिडिक रेडिकल। तो यानी कि जब भी मान लीजिए H+ है तो H++ फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl टूटने के बाद क्या हो जाएगा, H++ Cl- में टूट जाएगा। तो ये H+ तो मिल रहा है एंड कंसर्न हमारे पास एसिडिक रेडिकल क्या है, Cl- इस केस में। तो फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये अलग अलग एसिड के नाम है, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम है। वैसे ही वीक एसिड क्या है, ऐसे मीन्स एसिड की जो पानी में जाने के बाद डिजोल्व होने के बाद कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, यानी उनमें कुछ जो क्वांटिटी है H+ आयन की वो तो है एंड कंसर्न एसिडिक रेडिकल भी है, बट एक्चुअली अलॉन्ग विद दैट क्या है, उनके पास बहुत सारा ऐसा पोर्शन है या प्रोपोर्शन है कि जो डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, यानी अनडिसोसिएटेड क्या है उनके पास मॉलिक्यूल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, या मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर वीक एसिड की बात करें यानी कि CH3COOH यानी कि
एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के केस में क्या हो जाता है कि पानी में जाने के बाद ये अराउंड 5 to 10% ही डिसोसिएट होता है। तो यानी कि बाकी का मान लीजिए अराउंड 95 to 90% एसिटिक एसिड क्या रहेगा, वैसे ही अनडिसोसिएटेड कंडीशन में पानी में रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा पानी में। तो यानी कि जब भी वो उसका एग्जैक्टली एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, मान लीजिए H2O + CO2, तो क्या बनाएगा ये H2CO3 बोलिए, H2CO3 बोलिए, तो ये क्या कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड ये तो कम्प्लीटली तो नहीं बना पाएगा, यानी कि पूरा कंज्यूम नहीं कर पाएगा CO2 को, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, वीक एसिड ऐसे कहते हैं। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसे सब्सटेंस है कि जो पानी में डिजोल्व होने के बाद कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं, और जब भी जो उनका एक्वस सॉल्यूशन है, तो उनके एक्वस सॉल्यूशन में मेनली हमें क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा एंड कंसर्न बेसिक रेडिकल मिलेगा। तो कंसर्न बेसिक रेडिकल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही कंसर्न एसिडिक रेडिकल हमेशा क्या रहेगा, तो ऑलवेज निगेटिव रहेगा। तो NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है कि जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। हम वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेसिस कौन से है, इन एक्वस सॉल्यूशन इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी कि ये बेसिस पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे। और अगर उनके पास अगर कुछ पानी में अगर हम OH- आयन की अगर क्वांटिटी देखें तो वो एग्जैक्टली उसका स्मॉल पोर्शन ही मिलेगा। एंड जो कंसर्न जो बेसिक रेडिकल रहेंगे तो वो रहेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट क्या रहेगा कि जो भी पार्ट टूटा नहीं तो वो हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये क्या है, तो ये एक वीक बेस है। जैसे अमोनिया NH3, तो ये क्या है, एक वीक बेस है। तो ये कुछ वीक बेसेस के एग्जांपल्स है। जब भी हम वीक कोई बेस पानी में डिजोल्व करते हैं तो लार्ज पोर्शन उसका क्या रहता है, अनडिसोसिएटेड ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। तो वीक बेसिस का एग्जांपल है NH3 अमोनिया है, या NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अल्कली कौन से सब्सटेंसेस है, तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे बेसिस की जो पानी में हाईली सॉल्यूबल है, इन बेसिस को क्या कहा जाता है, इन बेसिस को अल्कली ऐसे कहा जाता है। उसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, NaOH, KOH एंड NH3। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है कि मान लीजिए कोई भी अगर आपने एसिड लिया और एसिड लेने के बाद पानी में डिजोल्व किया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ H+ आयन अगर एक मॉलिक्यूल देगा वो एसिड, तो उसको ही क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl को पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमें एक H+ मिलेगा और एक Cl- मिलेगा, तो यानी कि इसका 1 मोल मिलेगा और इसका भी 1 मोल मिलेगा, टोटल हमें इतना 1 मोल मिलेगा। तो HCl की बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 1। वैसे ही H2SO4 की बात करें तो H2SO4 के केस में हमें 2 मोल मिलेंगे H+ के, एंड 1 मोल मिलेगा SO4 2- आयन का, तो यानी कि इसकी भी बेसिसिटी कितनी आ गई, तो 2 आ गई। H3PO4, यानी कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या देगा, 3H+ 3 मोल देगा, और ये PO4 जो आयन है वो कितना देगा, तो 1 मोल देगा। तो इसकी जो बेसिसिटी है तो ये कितनी हो गई, तो 3। तो ये मोनोबेसिक है, ये डायबेसिक है, और ये ट्राइबेसिक एसिड है। हमारा कंसेप्ट है एसिडिटी ऑफ बेसेस। तो हम क्या करते हैं, जब भी बेस किसी भी बेस को पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो उसमें से हमें कितने नंबर ऑफ OH- आयन मिलने वाले हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ बेसेस। तो फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व करेंगे तो 1 मोल हमें Na+ मिलेगा और 1 मोल हमें OH- मिलेगा। तो यहाँ 1 मोल मिल रहा है, तो इसकी एग्जैक्टली एसिडिटी कितनी आ गई, तो 1 आ गई। CaOH ट्वाइस के केस में यहाँ हमें जो मोल है OH के कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे, तो इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, तो 2 आ गई। तो वैसे ही AlOH थ्राइस, तो इसकी अगर हम एसिडिटी देखें तो हमें क्या कितने मोल मिल रहे हैं, तो 3 मोल मिल रहे हैं OH- के, तो इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, तो 3 आ गई। तो दीज आर नथिंग बट द एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो कितने हमें OH- मिल रहे हैं, और अगर बेसिसिटी की बात करें, अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो कितने हमें H+ के मोल मिल रहे हैं। तो इसे हम निकाल सकते हैं कि कितनी बेसिसिटी या एसिडिटी है पर्टिकुलर एसिड या बेस की। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर अगर आपने मान लीजिए पानी लिया, कंसिडर करते हैं 1 लीटर हम पकड़ते हैं, तो 1 लीटर में मान लीजिए आपने एक लीटर पानी में अगर मान लीजिए आपने कितना, मान लीजिए 10 ग्राम क्या मान लीजिए कि हमने सॉल्यूट डाला, नमक डाला, तो इस पोर्शन को ही क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने 1 लीटर क्यों पकड़ा है, क्योंकि एक कंसिडर करने के लिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम फिक्स किया है,
तो उससे हमें एग्जैक्टली उसका कॉन्सेंट्रेशन समझेगा। तो अगर सॉल्यूट का मान लीजिए वॉल्यूम फिक्स है, अगर आपने सॉल्यूट बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेट वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 लीटर में मान लीजिए और आपने 10 ग्राम यानी और 20 ग्राम डाला नमक 1 ही लीटर पानी में, तो इसका मान लीजिए सॉल्टीनेस ज़्यादा रहेगा, तो ये जो है तो ये क्या रहेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये क्या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूट की अगर क्वांटिटी कम कर दी तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन जो है तो उसको हम मेजर करते हैं, उसका यूनिट है ग्राम्स पर लीटर, तो हम उसको G/L यानी ग्राम्स पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का जो दूसरा यूनिट है उसको हम मोल्स पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर को ही हम मोलैरिटी ऐसे कहते हैं, उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो जब भी आपको मोलैरिटी लिखना है किसी भी सब्सटेंस का या सॉल्यूशन का, तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए। तो मान लीजिए यहाँ हमने एग्जैक्टली मान लीजिए HCl लिखा, तो HCl में एग्जैक्टली अगर कुछ मोलैरिटी अगर हमें ढूंढनी है तो इसका मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो हम मोलैरिटी लिख रहे हैं। NaCl स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के अगर हमने यहाँ 1 लिखा, इसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो ये तो कॉमन सॉल्ट है NaCl, तो इसका मोलैरिटी 1 कैपिटल M यानी 1 मोलर ऐसे पकड़ी जाएगी। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल पर 1 लीटर। अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट और एटॉमिक मास है, तो आपको ये पता होना चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए। सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखा हमने। सोडियम होता है उसका मास होता है पर मोल 23 ग्राम। क्लोरीन जो होता है उसका होता है 35.5 ग्राम। तो NaCl का टोटल मास हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। हाँ, तो 1 मोल का मास होता है NaCl का 58.5 ग्राम। ये अगर हम HCl का अगर मास निकाले तो HCl का 1 मोल का मास होता है 1 ग्राम। क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो HCl का मास आ गया, मोलर मास आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। वैसे ही अगर हम NaOH का देखते हैं तो सोडियम का है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम और हाइड्रोजन का है 1 ग्राम। तो एग्जैक्टली जो NaOH रहेगा अगर उसका 1 मोल का मास लेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो ये आपको वैल्यू याद रखना है क्योंकि हमें कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल होगा। तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए पानी क्या होता है, पानी ऑटोमेटिकली अपने आप डिसोसिएट होता रहता है नॉर्मल कंडीशन में। तो पानी H+ और OH- में अपने आप कंटिन्यूसली डिसोसिएट होता रहता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन है फॉर्म बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो पानी में अपने आप जो डिसोसिएशन होता रहता है आयन में, तो वो कितना रहता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इनडायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने 1 मोल हमें H+ का मिला तो कितने लीटर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने लीटर में तो 1.10 अराउंड 1 करोड़ लीटर है। 1 करोड़ लीटर में आपको क्या 1 मोल मिलेगा H+ का। तो ये क्या है पानी का ये है pH लेवल है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन है। pH क्या होता है, तो pH है कि कितना है उसमें कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का, तो उसको ही हम pH ऐसे कहेंगे। तो अगर हम H+ आयन की अगर क्वांटिटी देखें HCl में एट 25 डिग्रीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो भी सॉल्यूशन है एट 25 डिग्रीज, तो यानी कि हमें क्या मिलेगा उसका H+ का, तो 1 मोल मिलेगा H+ का हमें कितने लीटर में, तो 1 लीटर में 1 लीटर में। तो यानी कि pH ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ इतना क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा pH लेवल ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज ऑफ H+ आयन एट 25 डिग्रीज रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁴ टू 10⁻⁴। तो यानी कि लगभग 10⁻⁴ से यानी 10⁻⁴ यानी कि 1 लीटर पकड़ लीजिए, तो 1 लीटर से लेकर 10⁻⁴ मोल पर लीटर तक हमें क्या मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये जो H+ का रेंज है वो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करते हैं। तो pH क्या है, pH इज नथिंग बट अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली कितने उसमें कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, तो pH स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14। अगर हम 25 डिग्रीज एग्जैक्टली ये क्या है 25 डिग्रीज पे कैलकुलेट किया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो pH स्केल जो होता है वो एक्सटेंड करता है 0 से 14 डिग्री सेल्सियस तक। प्योर वाटर जो होता है तो प्योर वाटर का pH 7 होता है,
मीन्स प्योर वाटर का H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर है उसमें क्या है कि 1 मोल मिलेगा अराउंड 1 करोड़ लीटर पानी में। तो 1 करोड़ लीटर पानी में हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल मिलेगा। नेक्स्ट है pH 7 इंडिकेट न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अगर हम 0 से 14 तक अगर कोई pH की स्केल बनाते हैं 0 to 14, तो एग्जैक्टली मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो pH 7 इंडिकेट न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम नीचे जाते हैं तो ये हो जाएगा एसिडिक, और यहाँ से अगर ऊपर आते हैं 7 से ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। pH 7 इंडिकेट न्यूट्रल सॉल्यूशन, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्केल। तो ये वापस कहाँ हमने मेजर किया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया है। pH ऑफ अ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, तो ये तो हमने अभी बात किया। तो 7 से नीचे है 0 तक, तो ये एसिडिक हो जाएगा, यानी लोएस्ट लेवल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। और pH ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन इज मोर देन 7, तो मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन पकड़ा जाएगा। उसके बाद है कंसेप्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ pH। तो यानी कि पहले क्या करते थे हम, एसिड को और बेस को निकालने के लिए, सॉल्ट को मेजर करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आजकल क्या है कि एक ही इंडिकेटर है कि जो सभी को हम मेजर कर सकते हैं, आइदर वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इट इज़ मेड बाय द मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। तो यानी कि लेबोरेटरी में इसको बनाते हैं आर्टिफिशियली। एंड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है pH मीटर, ये एग्जैक्टली जो pH है वो एग्जैक्टली या मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। pH इज मेजर्ड बाय डिपिंग इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन। तो pH कैसे गिना जाता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूशन में जैसे डिप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो pH मीटर का वैल्यू मिलेगा। तो बुक में उसका अच्छा डायग्राम दिया है, तो एग्जैक्टली बुक में इसका अच्छा डायग्राम दिया है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये इलेक्ट्रोड यहाँ डीप किया है, तो ये pH मीटर है। तो अभी आजकल क्या करते हैं, तो pH मीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द pH लेवल। एग्जैक्टली इसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं। तो 0 से एग्जैक्टली स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से एग्जैक्टली रेडिश कलर है, रेडिश कलर दे रहा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, तो ये एसिडिक है। और जो ब्लूइश कलर या मान लीजिए वायलेट कलर शेड में दे रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिक होना चाहिए। जैसे ही अगर न्यूट्रल रहेगा तो वो शार्प ग्रीन कलर देना चाहिए, आप ऐसा कह सकते हैं। जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, अगर एसिड की बात करें, एसिड तो जो लिटमस पेपर होता है, तो ब्लू लिटमस को वो क्या करते हैं, तो रेड करते हैं। और जो बेसेस होते हैं तो वो रेड लिटमस जो होता है, रेड लिटमस, तो रेड लिटमस को वो क्या करते हैं, तो ब्लू कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और पानी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने केमिकल रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, NaCl यानी सॉल्ट मिलेगा और पानी मिलेगा। वैसे ही अगर हम नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है, हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा और प्लस में हमें पानी मिलेगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या एक सॉल्ट है, NaCl भी एक सॉल्ट है। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट मिलेगा और प्लस पानी मिलेगा। तो अमोनियम सल्फेट भी क्या है, तो एक सॉल्ट है। वैसे ही अगर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस KOH अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो KBr, यानी कि KBr भी एक सॉल्ट है, जैसे KCl एक सॉल्ट होता है, NaCl जैसे सॉल्ट होता है, प्लस हमें पानी मिलेगा। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या है कि हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट मिलेगा और पानी मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली ये कैसे होता है कि जब भी आप कोई भी एसिड है और पानी हो, उसको अगर आप एसिड है और बेस है, उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो इंडिविजुअल कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं। और जैसे ही वो डिसोसिएट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है OH- एंड H+ रिएक्ट करता है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि OH- एंड H+ आयन रिएक्ट कर जाता है और खुद पानी बना लेता है। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, तो इस ऊपर के केस में देखेंगे तो ऊपर Na+ बचेगा और Cl- बचेगा और प्लस पानी बचेगा। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
वैसे ही अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ द मेटल एंड एसिड, कोई भी मेटल जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे देगा, कंपलसरी हमें गैस मिलेगी H2। तो ये आपको याद रखना है। तो जो एसिड के साथ कोई भी अगर मेटल रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, H2 गैस मिलने वाली है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये रिएक्शन मेटल की और एसिड की किस पे डिपेंड रहती है, तो स्ट्रेंथ क्या है एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या है एसिड का। आप जितना डाइल्यूट लेंगे एसिड, उतना आपको H2 जितना मिलेगा उसकी क्वांटिटी कम मिलेगी। और रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, मान लीजिए कुछ मेटल अगर आपने नॉन रिएक्टिव लेंगे तो आपको एक्चुअली उसको H2 गैस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा और उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और दूसरा है टेम्परेचर, आप जितना ठंडा रखेंगे तो जो नॉन रिएक्टिव मेटल है तो ठंडे टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इधर लिखा है हमने, तो मेटल और एसिड अगर डाइल्यूट, तो ये एक्चुअली मेटल रिएक्टिव होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। अगर नॉन रिएक्टिव मेटल लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और प्लस हमें H2 गैस मिलेगी। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया है एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। S यानी सॉलिड है, AQ यानी एक्वस है। तो इसमें मैग्नीशियम हम सॉलिड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्वस लेते हैं तो हमें MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है एक्वस में, और H2 गैस मिलती है। ऊपर एरो यानी ये गैस है। तो Zn अगर हम लेते हैं, इवन सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। वैसे अगर हम कॉपर सॉलिड लेते हैं और नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट मिलता है प्लस H2 गैस मिलती है। तो जब भी मेटल है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इवन अगर रिएक्टिव मेटल है तो इवन डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। लेकिन अगर नॉन रिएक्टिव मेटल है तो आपको एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो हमें इससे क्या समझ सकता है, तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ये हमें याद रखना है। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है, वो इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो जो रेड ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है Fe2O3। आप उसको फेरिक ऑक्साइड ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरिक ऑक्साइड जो है तो पानी में इनसॉल्यूबल होता है। जब भी फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा इस केस में फेरस क्लोराइड मिल रहा है Fe2। हाँ, ये प्लस कितना मिल रहा है, तो यहाँ 2 मिल रहा है, Fe2 चाहिए शायद। तो ये हमें फेरस क्लोराइड मिलेगा, Fe+3 है, तो ये फेरिक क्लोराइड मिल रहा है। तो ये है फेरिक क्लोराइड मिल रहा है एंड ये 3H2O यानी कि पानी मिल रहा है। तो जब भी हम फेरिक क्लोराइड की जब भी रिएक्शन करते हैं, फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें फेरिक क्लोराइड मिल रहा है और प्लस हमें पानी मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा प्लस पानी मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो फेरिक क्लोराइड है ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, आपको याद रखना है। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें MgCl2 मिल रहा है कि जो कि एक सॉल्ट है एंड प्लस पानी मिलता है। वैसे ही जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड मिलता है, जिंक क्लोराइड भी एक सॉल्ट है और पानी मिलता है। वैसे ही अगर हम Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अगर रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एक एसिड है, तो हमें क्या मिलता है, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड मिलता है। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड और प्लस पानी मिलता है। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी क्या है, तो ये भी एक सॉल्ट है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये सवाल आ सकता है। दैट मीन दे रिएक्ट विद एसिड, वो इसलिए क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस को ऑक्साइड के साथ, और ऑक्साइड किसके, नॉन मेटल के। नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस की हम रिएक्शन देखेंगे। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये आपको याद रखना है। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं एंड मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। दे रिएक्ट विथ बेस, तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो खुद एसिडिक है। तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है और पानी मिल रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, तो एक प्रकार का सॉल्ट ही पकड़ लीजिए, तो ये एक प्रकार का साल्ट है।
तो ये बेस है, तो ये क्या है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। तो CO2 क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक प्रकार का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट मिलता है और प्लस हमें पानी मिलता है। वैसे ही अगर हम SO3 गैस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट मिलता है प्लस पानी मिलता है। तो एग्जैक्टली ये भी सॉल्ट है, आपको याद रखना है, ये भी सॉल्ट है, ये तो पानी है। तो जिंक ऑक्साइड जो है, तो जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट ये भी क्या है, तो एक सॉल्ट है और प्लस पानी मिलता है हमें। वैसे ही अगर Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा 2 ऑफ 2 मोल ऑफ NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। तो ये भी क्या है, तो सॉल्ट है, ये भी आपको याद रखना है, प्लस H2O यानी पानी मिल रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड की जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उनको ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जो है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एग्जैक्टली एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड इवन बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रिएक्शन क्या है, एसिड के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ। तो इसमें आपको कुछ फार्मूले याद रखना है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3, विनेगर का जो फार्मूला है वो है CH3COOH, बेकिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। तो लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर का फार्मूला है CaOH ट्वाइस। तो ये CaOH ट्वाइस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एफरवरेंस, इट टर्न्स मिल्की। तो यानी CaOH ट्वाइस के साथ अगर हम कभी भी CO2 डालें तो एग्जैक्टली जो उसका कलर है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो एग्जैक्टली हमें पता लग जाता है कि वो जो भी गैस निकली है वो CO2 गैस है। तो यानी कि ये केमिकल टेस्ट है टू फाइंड आउट वेदर द गैस रिलीज इज CO2 और नॉट। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 गैस के साथ करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमें मिलता है पानी। तो ये क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट ही है, प्लस कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड अगर हम लेते हैं तो हमें अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल मिलता है या और CO2 गैस हमें रिलीज मिलती है। तो जब भी हम कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल एंड एसिड, डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस CO2 मिलता है। तो एक नई रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या लिया है, तो हमने यहाँ लिया है सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस पानी। सेकंड हमारी रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट को हमने ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिला सोडियम सल्फेट प्लस हमें CO2 गैस मिली प्लस हमें पानी मिला। नेक्स्ट हमारे रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, हमें क्या मिला, कैल्शियम नाइट्रेट, CO2 गैस रिलीज हो गई और हमें क्या मिला, पानी। तो एग्जैक्टली यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, आपको ये सब याद रखना है। और K2CO3 यानी कि अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट को रिएक्शन अगर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें मिलता है पोटेशियम सल्फेट, तो ये भी एक सॉल्ट है, प्लस हमें CO2 गैस मिलती है एंड पानी मिलता है। तो ये रिएक्शन कब होती है, जब भी आप कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल ट्रीट करते हैं किसी एसिड के साथ डाइल्यूट कंडीशन में, तो हमें अनदर सॉल्ट मिलता है प्लस हमें CO2 गैस भी मिलती है प्लस हमें पानी भी मिलता है। अगर आपने कभी भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ लिया तो बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल लिया एंड और क्या लिया, तो एसिड लिया डाइल्यूट कंडीशन में, तो हमें अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल मिलता है प्लस CO2 गैस मिलती है और प्लस क्या मिलता है, हमें पानी मिलता है। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, उसके रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस पानी। वैसे ही अगर हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं तो हमें मिलता है, उसकी रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस CO2 गैस और प्लस पानी। तो वैसे ही अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ या इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं, तो अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3COONA, इसको हम सोडियम एसिटेट ऐसे कहते हैं, प्लस हमें CO2 गैस मिलती है एंड प्लस हमें मिलता है पानी। सॉल्ट्स क्या है, तो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हमें मिलता है सॉल्ट प्लस पानी, वाटर।
एंड न्यूट्रल जो सॉल्ट होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट कभी मिलते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल है NaCl। अगर न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो उसका अगर हम pH मेजर करें तो pH हमें कितना मिलता है, 7 मिलता है। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट कब मिलता है हमें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो एसिडिक सॉल्ट मिलता है। तो एसिडिक जो सॉल्ट होता है उसका pH क्या रहता है, pH 7 से लेस होता है। एंड अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, तो अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं तो हमें क्या होगा, कभी मिलेगा जब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम लेते हैं, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम लेते हैं तो इसमें बेसिक सॉल्ट जो होता है उसका pH का वैल्यू क्या रहेगा, मोर देन 7 रहेगा। उसके बाद सोडियम अगर सल्फेट की बात करते हैं तो सोडियम सल्फेट क्या है, तो सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है। पोटेशियम क्लोराइड, तो ये क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम नाइट्रेट, तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, तो ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। वैसे ही अगर NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करें तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो एक्चुअली जो ब्लू विट्रियल होता है उसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल 5 है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर दैट इज केमिकली बॉन्डेड टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो यानी कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही आपको ये पानी कंटिन्यूसली मिलेगा। इट इज़ इंटीग्रल पार्ट, ये पानी एग्जैक्टली इंटीग्रल पार्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। इट गिव्स क्रिस्टल देयर शेप, तो एक्चुअली जो क्रिस्टल को जो भी शेप आता है वो किसकी वजह से आता है, तो एग्जैक्टली ये शेप पानी के मॉलिक्यूल की वजह से ही आता है। तो जो ये पानी के मॉलिक्यूल इसमें अवेलेबल है तो उसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल FeSO4 7H2O, तो इसका नाम है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 7 है। एंड अगर हम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट में, जिसको हम वॉशिंग सोडा से कहते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स है। वैसे ही अगर हम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, तो इसको हम जनरल केस में एलम ऐसे कहते हैं। तो इसको एग्जैक्टली हम पोटैश एलम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इतना पोर्शन है, तो ये एग्जैक्टली इतना पोर्शन जो है तो ये एलम है। तो इसको पोटैश एलम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, पोटेशियम जुड़ा है, तो ये पोटैश एलम हो गया। तो ये पोटैश एलम का फॉर्मूला है। तो जो पोटैश एलम है तो इसमें एग्जैक्टली कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 24 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो जब भी हम किसी भी इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं वैसे ही रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें से पानी उड़ जाता है। तो जैसे ही ये पानी उड़ जाता है तो इसका क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है या लॉस हो जाता है। और एग्जैक्टली जो भी है तो उसका शेप है, वो शेप भी क्या हो जाता है कि लॉस्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो शेप किसकी वजह से आया है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल थे उसकी वजह से ही आ गया है। आयनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एग्जैक्टली क्या होता है ना, अगर हम सोडियम क्लोराइड CuSO4 H2SO4 NaOH अगर इनको अगर देखें तो ये क्या है, एग्जैक्टली आयोनिक कंपाउंड है। तो ये अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो पानी में जाके ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कटायन और एनायन में, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को ये कंप्लीट कर देंगे। दिस सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। इनका लिक्विड सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या करता है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है विद द हेल्प ऑफ आयन। तो कौन सा आयन है, तो कटायंस एंड एनायन। तो कटायन और एनायन की मदद से एग्जैक्टली ये जो है आयनिक कंपाउंड, ये एक्वस कंडीशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो ये इसको हमें देखना है। तो इसमें हमने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ी है, तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रोड से जोड़ा है। तो ये पॉजिटिवली जो भी जोड़ा है हमने इलेक्ट्रोड, इसका कनेक्शन, तो इसको बोलते हैं एनोड। जो भी निगेटिवली जोड़ा है कनेक्शन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो निगेटिवली भी एक कनेक्शन जोड़ा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। ये जो सॉल्यूशन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
तो ये जो कंटेनर है इसको हम कहते हैं बीकर, ये एक्सटर्नल बैटरी को हम बैटरी कहेंगे। फिर उसके बाद हमने कुछ लीड लगाया है एंड उसके नीचे ये जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली जनरली मेटल या नॉन मेटल भी हो सकता है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो एक बल्ब यूज़ किया है। तो एग्जैक्टली बल्ब से हमें अगर ग्लो करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें से करंट पास हो रहा है कि नहीं। दूसरा एक सर्किट ऐसा है इस आपके डायग्राम में, तो ये देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये एनोड रहेगा, ये निगेटिवली टर्मिनल रहेगा तो यानी कि ये कैथोड रहेगा। फिर उसके बाद हमने एक मान लीजिए वोल्ट मीटर जैसा स्ट्रक्चर या एमीटर जैसा स्ट्रक्चर है टू मेजर द करंट। फिर उसके बाद ये स्विच है, फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें कैटायन और एनायन है अंदर, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये बीकर है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर है कि जो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वो सॉलिड्स के बने रहते हैं एंड देयर फंक्शन इज टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी से जुड़ा रहता है उसको हम कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी से जुड़ा रहता है उसको हम एनोड ऐसे कहते हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट की बात करें तो वो पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन में बहुत सारे हमें क्या मिलेंगे, कैटायन और एनायन मिलेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं निगेटिवली कनेक्टेड इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन क्या है, तो कैटायन कहाँ जमा हो जाएंगे, कैटायन हो जाएंगे जमा कैथोड। कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो वैसे ही निगेटिवली चार्ज आनायन कहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिवली कनेक्टेड इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिवली कनेक्टेड इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। तो एनोड पे क्या जमा हो जाएंगे, तो एनायन जमा हो जाएंगे। तो यहाँ कैथोड पे कैटायन जमा हो जाएंगे, कैथोड पे कैटायन, एनोड पे एनायन। तो कैटायन क्या होते हैं, तो पॉजिटिव रहते हैं। एनायन क्या होते हैं, तो निगेटिवली चार्ज आयन रहते हैं। तो ये जब एग्जैक्टली एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ड्यू टू दिस कैटायन एंड एनायनिक मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से क्या हो जाता है, इसकी वजह से कैटायन और एनायन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है कि जो एक्सटर्नल बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल रिएक्शन जो नहीं होने वाली थी तो उसको कैरी आउट किया जाता है, तो उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। A process that uses an electric current to cause a chemical reaction that would not otherwise occur। यानी कि अगर हमने एक्सटर्नल अगर कोई करंट या पावर नहीं देते हैं तो एग्जैक्टली वो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो कैथोड पे एक रिएक्शन होता है और एनोड पे एक रिएक्शन होता है। हम इसको हाफ रिएक्शन कह सकते हैं। हाफ रिएक्शन यहाँ होगा और हाफ रिएक्शन यहाँ होगा, तो ओवरऑल एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस कंडीशन में। हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी ये एग्जैक्टली एक्वस रहेगा क्योंकि पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा। तो कैथोड पे एक रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, Cu2+ हो जाएगा, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे और वो Cu जो 2+ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। वैसे ही एनोड पे भी हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो Cu जो सॉलिड था वो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा। तो ओवरऑल इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ अगर ऐड करते हैं तो यहाँ Cu है, यहाँ Cu है, तो ओवरऑल में क्या हो जाएगा, ये Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये भी हम जोड़ते हैं तो ये Cu सॉलिड है, तो यहाँ क्या क्या मिला हमें, Cu सॉलिड मिला प्लस Cu2+ मिला और हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिला। तो देखिए जहाँ जितना हमें लेफ्ट में मिल रहा है उतना हमें राइट मिल रहा है। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ओवरऑल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि ओवरऑल तो ये न्यूट्रली है बट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और अलग अलग आउटपुट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट एग्जैक्टली ऐसे सॉल्यूशन है किसके, मिनरल के या सॉल्ट के कि जो पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जब भी वो डिजॉल्व हो जाएंगे पानी में। तो जब भी उनके सॉल्यूशन है, मिनरल है या सॉल्ट है, एसिड है या बेस है, तो उनके अगर हम बात करें कि अगर उनमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे। सब्सटेंसेस डिसोसिएट इनटू आयंस, तो इनका जब भी मिनरल है या सॉल्ट है, एसिड है या बेस है, तो उनका जब भी हम पानी में अगर सॉल्यूशन बनेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। दिस सब्सटेंसेस डिसोसिएट इनटू आयंस वंस डिजॉल्व्ड इन वाटर और बॉडी फ्लूइड।
स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए या सॉल्ट हो गए, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो वीक एसिड होते हैं या वीक बेसिस होते हैं तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि वो इतना करंट पास नहीं करते हैं, रादर कर भी नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द लेस अवेबिलिटी ऑफ द आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कह सकते हैं? कंटेनर, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद बैटरी, बैटरी को आप एक्सटर्नल पावर भी कह सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी स्विच है, वायर है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन को ही क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करने में हमें मदद करता है। जो केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकती है तो उसको करवाने के लिए हम मदद लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर का। तो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हम कभी भी प्योर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पानी को कंडक्टिव बनाना है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा या सॉल्ट डालना पड़ेगा। तब जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस या सॉल्ट अगर उसमें जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तो ये पानी में कटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से पानी जो है, प्योर वाटर जो है, वो कंडक्टिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? तो जब भी हम अगर पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे तो क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन, उधर कैथोड का हाफ रिएक्शन हो जाएगा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, H2 गैस रिलीज होगी। कहाँ? H2 गैस रिलीज होगी कैथोड पे, एंड प्लस हमें 2 मोल OH माइनस भी मिलेंगे एक्वा सॉल्यूशन। एनोड की बात करें तो एनोड में 2H2O विल गेट, उसमें से O2 रिलीज हो जाएगा एनोड पे, और हमें 4H प्लस आयन मिलेंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कैथोड पे जितना भी मिल रहा है वो डबल ऑफ गैस है जो एनोड पे है। तो एनोड पे कितना वॉल्यूम है? तो एनोड पे मान लीजिए 1 वॉल्यूम है, तो आपको यहाँ कितने वॉल्यूम मिलेंगे? तो 2 वॉल्यूम मिलेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हमेशा अगर जितने भी वॉल्यूम बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 1 वॉल्यूम बना तो यहाँ हाफ ही वॉल्यूम बनेगा, यहाँ 1 वॉल्यूम बना, यहाँ 1 बना तो यहाँ हाफ बनेगा, यहाँ 2 बनेगा वॉल्यूम तो यहाँ 1 वॉल्यूम ही गैस बनेगी। हमेशा हाइड्रोजन जो गैस रहेगी वो ऑक्सीजन गैस के डबल ही रहेगी।